हाय फ्रेंड्स, मैं इसके से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग धातु और अधातु का पार्ट 4 करने वाले हैं। बाकी के तीनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को आसानी से पा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, पहले वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग धातु के प्राप्ति, ओक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातु के निष्कर्षण एंड डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, खनिज और अयस्क में अंतर इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ओक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, धातु की प्राप्ति। पृथ्वी पर धातु प्राप्ति का मुख्य स्रोत उसका भूपरपट्टी है। अब एक बात आती है भूपरपट्टी। अब ये भूपरपट्टी क्या चीज है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूपरपट्टी कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वो हमारा भूपरपट्टी कहलाता है। और ये जो तत्व हमें प्राप्त होता है ये दो अवस्थाओं में प्राप्त होता है। कौन कौन से? या तो वो हमारा फ्री स्टेट से प्राप्त होंगी या कंबाइंड स्टेट से, मींस स्वतंत्र अवस्था में या संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। अब ये धातु आगे बढ़ते हैं हम लोग मिनरल्स एंड ओर्स की तरफ। खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं? इस भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप जो मौजूद है वो हमारा खनिज है। और जिस खनिज में धातु प्राप्त करने का परसेंटेज ज्यादा हो और उसे प्राप्त करना लाभकारी होता है वो हमारा अयस्क कहलाता है। एक बात हमारा नोट में ध्यान देना है। एक बात नोट में है कि जो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। यानी जो अयस्क होगा वो खनिज होगा, ये निश्चित है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता। क्यों? कि सभी अयस्कों में, सभी खनिज में धातु प्राप्त करने का परसेंटेज अधिक नहीं होता है। और जो जिसमें होता है वही अयस्क होता है। मींस जो अयस्क होगा वो खनिज होगा, लेकिन जो खनिज होगा वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा अयस्क हो। लेकिन इस भूपरपट्टी पे जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये हमारा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ लवण ऐसे होते हैं जो विलेय के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्र में विलेय के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये जो अयस्क होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क एंड कार्बोनेट अयस्क। इतना जानने के बाद आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, यानी कि इस खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। आगे अंतर जानने से पहले आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्साइड अयस्क के रूप में जैसे हेमेटाइट हो गया और बॉक्साइड हो गया, यानी इसका सबका कुछ सूत्र होता है जो हमने लिखा है। सल्फाइड अयस्क, कॉपर ग्लास, जिसे इसका सूत्र होता है CuS, यानी कॉपर सल्फाइड को हम लोग कॉपर ग्लास भी कहते हैं। सिनेबार, HgS, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम लोग सिनेबार कहते हैं। जिंक ब्लेड, यानी कि जिंक सल्फाइड को हम लोग जिंक ब्लेड कहते हैं। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट। रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड
एंड फ्लोस्पार CaF2। आइए अब जानते हैं हम लोग खनिज और अयस्क में अंतर। आइए जानते हैं खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। किसी भी दो का डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहला अंतर उसका डिफिनीशन होता है। आइए देखते हैं हम बारी बारी। सभी खनिज अयस्क नहीं है। हमने आपको अभी जस्ट नोट में बताया है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं। दूसरा है सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। जब उसमें धातु प्राप्त करने का परसेंटेज होगा ही नहीं तो प्राप्त कैसे होगा। इसलिए सभी खनिजों से धातु प्राप्त करने का निष्कर्षण नहीं हो सकता। सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। जब अयस्क में धातु पाने का परसेंटेज अधिक है तो स्वाभाविक है उसका निष्कर्षण करने से हमें धातु प्राप्त होगा। सभी खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। स्वाभाविक है, इसका डिफिनीशन में हमने आपको बताया। सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, इसीलिए तो वो हमारा खनिज से अयस्क में बदल गया है। फिर खनिज में अशुद्धियां होती हैं जो निष्कर्षण में बाधा डालती हैं, लेकिन अयस्क में अशुद्धि नहीं के बराबर होती है या होती ही नहीं है, इसलिए निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, हमें लाभदायक सिद्ध होता है। भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। हमने शुरू में बताया भूपरपट्टी पर एकमात्र स्रोत है जो धातु हमें प्राप्त होता है, लेकिन अयस्क वे खनिज जिनसे धातु आसानी से प्राप्त हो जाते हैं वे हमारा अयस्क कहलाते हैं। लेकिन ये जो खनिज है वो हमारा भूपरपट्टी पर आसानी से प्राप्त होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। आइए अब जानते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण जानने से पहले एक पॉइंट आता है मेटलर्जी, मतलब कि धातु। किसे कहते हैं धातु? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग धातुमल कहते हैं। जिससे पहले वाले हमने वीडियो 3 में आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी। उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का हमने एक गजब मजेदार ट्रिक बताया है। एक नहीं, हमने 2 ट्रिक बताए हैं। पहला ट्रिक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको याद करने का ट्रिक बताया। और एक स्पेशली जब हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ा रहे थे तो उसके लिए भी एक बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक के माध्यम से इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का तरीका बताया है। अगर दोनों वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। उसी अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उसके बाद मध्यम क्रियाशील धातु, और तीसरा का सबसे कम क्रियाशील धातु। अब ये जो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है, लेकिन जो मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो हमारा सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो सबसे कम क्रियाशील तत्व होते हैं वो हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। अब एक प्रश्न आता है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं हैं कौन? हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर, मध्यम क्रियाशील। तो आपके आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं जो होती हैं वो हमारे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो ये निष्कर्षण होता है वो हमारा कई चरणों में होता है। आइए देखते हैं वो हमारा जो धातु का निष्कर्षण होता है
किस किस चरणों से होकर के जाता है। आइए जानते हैं धातु के निष्कर्षण में कौन कौन से चरण हैं। तो धातु के निष्कर्षण में सबसे पहले दिए हुए धातु का करते हैं सांद्रण। अब उस सांद्रण प्रक्रिया के बाद जो तत्व होता है उस धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। अब प्राप्त धातु के ऑक्साइड को हम लोग उसके निष्कर्षण करते हैं और निष्कर्षण के बाद उसका करते हैं परिष्करण। परिष्करण करने का मतलब हुआ उसका करते हैं शुद्धिकरण। उसका करते हैं हम लोग शुद्धिकरण, यानी शुद्धिकरण के बाद ही हमें जो धातु प्राप्त होता है वो हमें शुद्ध धातु होता है। अब उसके चरण के प्रकार अलग अलग है। हमने जब अभी आपको बताया अभिक्रियाशीलता श्रेणी, उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातु के निष्कर्षण के चरण अलग अलग हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने आपको बताया अधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, उसके बाद निम्न क्रियाशील धातु। अधिक क्रियाशील धातु को सबसे पहले गलित अवस्था में लाया जाता है। गलित अवस्था में लाने के बाद उसको विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत अपघटन के बाद हमें जो धातु प्राप्त होता है वो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। उसके बाद निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। अब सल्फाइड अयस्क को भर्जन किया जाता है। अब ये भर्जन और निस्तापन क्या होता है? भर्जन होता है वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन। हालांकि भर्जन और निस्तापन का इसके बाद वाले वीडियो में डेफिनेशन और उसका डिफरेंस दोनों में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही देखिए कि सल्फाइड अयस्क को भर्जन क्रिया द्वारा उसका करते हैं परिष्करण, मतलब शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अब बात आती है मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातुएं या तो सल्फाइड के अयस्क में होंगी या तो कार्बोनेट के अयस्क में। जब सल्फाइड के रूप में होंगी तो वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे और गर्म करने की क्रिया हमें क्या कहलाती है? भर्जन। वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया निस्थापन कहलाती है। कब? जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं, वह प्रक्रिया निस्थापन कहलाती है। भर्जन और निस्थापन के दोनों क्रियाओं के बाद हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तब उसका करते हैं निष्कर्षण। यहां पे हो गया निष्कर्षण, निष्कर्षण छूट गया, निष्कर्षण। निष्कर्षण के बाद ही करेंगे उसका परिष्करण, मतलब शुद्धिकरण। तब हमें प्राप्त होता है शुद्ध धातु। अगली वीडियो में हम लोग धातुओं के सांद्रण की विधियां जानेंगे। उस विधि में हम लोग निस्तापन और भर्जन में अंतर जानेंगे। उसके बाद धातुओं को अलग करने के फिर प्लावन विधि हुआ, चुंबकीय विधि हो गया, उस विधि के बारे में जानेंगे। तब हम लोग धातु के अयस्क से उसका निष्कर्षण करते हैं। कैसे करते हैं? अभिक्रियाशील अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।